वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर। आज कौमी वोटर्स डे मनाया गया। ये कमाल ही दिन था बिकॉज वोटर्स को तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन वोटर्स डे मनाया गया। सिग्निफिकेंस इसकी वहाँ होती है जहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही हो, जहाँ पे वाकई अवाम ताकत का सरचश्मा हो। लेकिन क्योंकि ये बातें सिर्फ किताबों तक महदूद हैं, तो इसलिए मुझे तो इस दिन की कोई अहमियत समझ में नहीं आई। अलबत्ता चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस दिन को भरपूर सेलिब्रेट किया है और उन्होंने कहा है कि अवाम अफवाहों पर बिल्कुल यकीन ना करें, और ये स्पेशली उन्होंने कौमी वोटर्स डे पर जारी अपना पैगाम दिया है जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। अफवाहों पे बिल्कुल यकीन ना करें, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह है, शफ़ाफ पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार और पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहमी की यकीन दिलाता है। इट्स अ गुड जेस्चर कमिंग फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि अभी तक वो सब कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे जो उनका काम है। तो आज ये कमिटमेंट सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही एक कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आई है। वो ये कि साथ साथ उन्होंने जो आम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए 17 से ज़ायद दरख्वास्तें हैं, उनके हवाले से भी अहम फैसला कर लिया है कि उन सब दरख्वास्तों को सुना जाएगा। अब अगर आप वो दरख्वास्तें भी कंसिडर कर रहे हैं जिन सब में मुख्तलिफ रीज़न्स मौजूद हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए 8 फरवरी को, साथ साथ आप इंश्योर कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, तो ये इंस्टीट्यूशन की जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको कौन चैलेंज करेगा? एट द सेम पॉइंट नून लीग, जिसको समझा जा रहा है कि उनके लिए तो सब कुछ मैदान तैयार है, घोड़ा भी तैयार है, अब तो उन्होंने भी हल्का बंदियों को चैलेंज कर दिया है। सो all the political parties at the moment are against the elections on 8th of February. ये स्टेट में हर एक्टर जब आपको इंतखाबात के अगेंस्ट नज़र आ रहा हो, तो इससे क्या मतलब लेना चाहिए? ये कितना अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन उनकी जो लफाजी है, क्योंकि आज नून लीग की तरफ से ये जो कहा गया है कि हम नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं हैं, उसमें अल्फाज बड़े खूबसूरत थे और प्योरली सियासतदान के अल्फाज थे कि किस तरह बात कुछ करनी है, समझाना कुछ है। साद रफ़ीक आज बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियों से कई हल्के तकसीम होने जा रहे हैं, जिससे मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ है, शहबाज शरीफ का हल्का भी मुतासिर हुआ है, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में जा रहे हैं। साथ अदालत में जा रहे हैं और साथ कह रहे हैं इलेक्शन 2 घंटे भी डिले नहीं होने चाहिए। दिस इज़ द हिपोक्रेसी, दिस इज़ द मुनाफ़कत जिसको कॉल करने की ज़रूरत है पेमरा को, चीफ़ जस्टिस को। लेकिन जब नोटिस आते हैं तो वो जर्नलिस्ट को आते हैं, वो चैनल्स को आते हैं कि आप हैं जो सैबोटाज कर रहे हैं आने वाले साफ और शफाफ इलेक्शंस को। सो द स्टेट इज़ एट कॉन्ट्रडिक्शन विद इट सेल्फ। पॉलिटिशियंस ने इंश्योर करना होता है कि डेमोक्रेसी रास्ते पे रहे, और डेमोक्रेसी को तो छोड़ें, आइन रास्ते पे रहे, लेट ही हों लेकिन हो तो जाएं इलेक्शंस। लेकिन एट द मोमेंट सब इलेक्शंस से दौड़ते भागते नज़र आ रहे हैं। राना साहब, आपका जो ओपिनियन है इस नई रेट के लिए, जो ख्वाजा साद रफ़ीक भी आज चले गए हैं, इतनी फैसिलिटेशन के बाद अगर नून लीग भी ये कहने को तैयार हो गई है कि जी नहीं, हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हैं, तो फिर इलेक्शंस कहाँ गए? देखिए, आप एक बात को समझे कि इस सारे चीज़ों के ज़िम्मेदार और वो सर्वेज़ हैं, वो यूट्यूबर्स हैं और वो टीवी के सर्वेज़ हैं जो लोगों के पास जाके कहते हैं आप वोट किसे देंगे। और जब वो कहते हैं कि जी वोट तो हमने उसी बंदे को देना है जो इस टाइम वजह तनाज़ा है, तो फिर तो ये सारे इंतखाबात, ये वो सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपने इलेक्शन करा के एक ऐसे ही बंदे को वोट पड़वाने जो रियासत को अब मतलूब है और रियासत की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये इंतखाबात क्यों कराएं? यही वजह है। लेकिन ये इनकी सवाबदीद नहीं है, ये पॉलिटिशियंस की सवाबदीद नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज अ वोटर। और आज वोटर्स डे है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लें, थोड़ा सा अपने राइट्स की हम बात कर लें मलिक साहब, कि मतलब वोटर को कुछ तो जगह दे दें। देखिए, वोटर्स डे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप क्या कहते हैं कश्मीरी चाय सामने रख के कहें कि इसमें कश्मीर दिखा दो, ठीक है ना। इसी तरह वोटर्स डे में वोटर्स का क्या ताल्लुक है? मजदूर डे के ऊपर मजदूर काम कर रहे होते हैं, अफसर छुट्टी करके और मजदूर डे मनाते हैं। वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यौम मई को घर बैठ के मनाएं। इसी तरह खवातीन डे पे
वो जो खेतों में काम करने वाली, सड़कों पे काम करने वाली, ठेलों के ऊपर काम करने वाली खवातीन या घरों में काम करने वाली खवातीन, वो तो उसी तरह होती हैं। वो जो कुछ मम्मी डैडी मिन 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 करती हुई एनजीओज की खवातीन होती हैं, वो यकबस्ता हालों में और बड़े बड़े उसके अंदर बैठ के वो वीमेन डे बनाती हैं। तो ये एक फैशन है जो आप किसी एक दिन के ऊपर एक पीआरओ जो है एक बयान जारी करता है, और हम तो वैसे वज़ीर आज़म हाउस से भी एक बयान आ जाता है। अब आप देखें, जब भी कोई हादसा होता है तो एक बयान आता है कि हम कुचल के रख देंगे, माफ नहीं किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा, ठीक है ना। तो चैन हम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, इंसाफ देंगे, ये वो, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि वो गवर्नर KPK हों, मौलाना फजलुर रहमान हो, साद रफ़ीक हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, उन्हें खौफ एक ही बंदे का है, ठीक है ना। वो बंदे ने किक एक ऐसे गलत बम को मार दी जो उसके गले पड़ गया, ठीक है। अदरवाइज अगर 9 मई का सानिया ना होता तो इमरान खान, ये सारे भी मिलके 10 दफा ट्राई कर चुके हैं। इमरान खान के आखिरी दौर में 22 कासिम के अब्बू वो कासिम, आप 2 दफा कहें कासिम के अब्बू, तीसरी दफा में कहीं मेरा उनसे कोई ऐसा वैसा ताल्लुक ना बन जाए जो फिर आप एक नया प्रोग्राम कर दें कि जी सार के उनके साथ ऐसे ताल्लुकात थे। मैं याद आप 2 दफा याद करा, मैं कह रहा हूँ कि 9 मई का अगर वाकया ना होता और ये रियासत से ना टकराते, तो आपको याद है कि पिछले 20 बाई इलेक्शन के अंदर सारे इमरान खान ने जीते थे और कासिम के अब्बू ने जीते थे। बात तो सही तो ये तो सबको पता है कि वोट किसको पड़ना है। तो ये जो लोग हैं ये एक्चुअली खौफजदा हैं इस बात से, ये जो मर्जी शोर मचाएं, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। जब ये वोट लेने जाएंगे ना तो अवामी ने वोट की जगह कुछ और देगा। मलिक साहब, मुझे ये लगता है कि नून लीग इस वक्त प्रॉब्लम में है। क्यों? 3-4 बातें उनके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें ऑप्टिक्स में तो उनका आना, स्टेट प्रोटोकॉल और सब कुछ बड़ा उनकी फेवर में लग रहा है, लेकिन एक तो नून लीग के अंदर जो लोग 30-35 साल से मौजूद हैं, अब वो अपनी अगली नस्ल को, कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहता है। दूसरी तरफ उनके लिए लाजमी और मलजूम हो गया है कि आप सीट एडजस्टमेंट्स भी करें। तीसरी तरफ IPP खड़ी कर दी गई है, बिल्कुल उनके पैरेलल, और वो सब इलेक्टेबल्स हैं। और उसके अलावा जो सर्वेस कराए हैं वो सर्वेस भी कोई माजी की कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं कोट कर रहे कि वही वाला पंजाब है जो नून लीग का होता था। और उससे बढ़ के एक हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अल अजीज़िया का केस, वो अपनी जगह केसेस, लेकिन नाअहली अभी तक नवाज शरीफ के सर पे टंग रही है 61F की वजह से। तो क्या अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो नून लीग कहती है कि फिर कोई भी नहीं बन सकता? किसी सेकंड कैंडिडेट का, जिस तरह पहले भी शहबाज शरीफ ने उनकी जगह रोल प्ले किया है, खाकान अब्बासी ने किया है, क्या उन्होंने बेहतर समझा कि बस हल्का बंदियों को ही चैलेंज कर दें? थोड़ा सा मैं मुख्तसर ये जो हल्का बंदियों की जो आपने बात ओपनिंग की उसमें बड़ा क्विक कमेंट करूंगा, फिर मैं सवाल पे आ जाऊंगा। देखिए बात ये है कि इस मुल्क में जो आइन कानून के तहत अगर चलना है और ये मुल्क चलता तो आइन कानून के तहत है। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड दिया 8 फरवरी, बात हुई ख़त्म। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो हाथ होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो मेरा इदारा है, मैं उसके लिए टैक्स देता हूँ, मेरे आइन में लिखा हुआ इसके जिम्मेदार होगी सुप्रीम कोर्ट, इस पर कोई बहस नहीं। 1 करोड़ एप्लीकेशन चली जाए, 15 करोड़ सियासतदान इसे भागें, 10,000 पार्टीज इसके खिलाफ बात करें, ये मैं लीगल बात करूँ, लीगली इट हैज़ टू हैपन ऑन दी 8 फरवरी। 2 सिर्फ आपके जिम्मेदार हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये कराना है, अगर वो नहीं कराते तो वो आपके आइन के मुजरम है और मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए लफ्ज़ यूज नहीं कर सकता। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, नहीं, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शुक्र है आप मेरी बात समझ गए, तो इस पे बहस नहीं। दूसरी जो पॉइंट है थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि हल्का बंदियों पे इतराज करना ये लीगल सिस्टम है, ये आपका राइट है। जब आप मर्दमशुमारी करते हैं, तो जब आप नई लिस्टें बनाते हैं, ये कोई आपका गुस्सा नहीं है, ये आपकी मुनाफकत नहीं है, ये आपको सिस्टम अलो करता है कि भाई अगर आपको कोई इतराज है, बकायदा पाकिस्तान का लॉ इसको इजाजत देता है कि इतने दिनों में आप एप्लीकेशंस लाएं कि आपकी हल्का बंदी, तो जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। वो जो भी इसको मतलब वहां तो उन्होंने कह दिया सिंध तकसीम हो गया, सिर्फ ऐलान होना बाकी, MQM यहां तक पहुंच गई है। मतलब हर एक ने एतराज अब ऐसे वक्त में लगाया जब 57 डेज से पहले स्केड्यूल आना होता है, जो 13 दिसंबर को 57 डेज रह जाएंगे। अब स्केड्यूल तो आता नजर नहीं आ रहा, फिर इसमें पॉलिटिकल गेम हो सकती है। मैं तो बात कर रहा हूं इतराज आपका, नहीं वो तो लीगली तो सारे राइट्स पॉलिटिशियंस को मालूम है कि उनके कौन से हैं, ठीक है ना। अब मैं तो लेकिन उनको प्ले करते हुए इलेक्शंस डिले कराना भी तो एक टैक्टिक है। फिर इसका मतलब ये हम ले सकते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे मैं आप दोनों से एग्री कर सकता हूँ। अगर हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें बड़ा दिल नहीं है हमारा, सब पार्टीज का मैंने देखा है, मैं किसी एक पार्टी को,
हमारे लिए इलेक्शन का मतलब है, अगर मैं जीत रहा हूँ तो इलेक्शन है, अगर मेरी कामयाबी है तो फिजा बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं जीता नजर आ रहा हूँ तो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन भी बड़ा अच्छा है, मीडिया भी बड़ा प्यारा है। हाँ। अगर मुझे शक पड़ जाए कि जनाब मैं जीत नहीं रहा तो फिर तो जनाब इदारे भी ठीक नहीं है, मीडिया ने भी पैसे लिए हुए हैं वगैरह वगैरह। अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, बहुत टेक्निकली आपने क्वेश्चन किया। मैं नून के अंदर की थोड़ी सी आपको फीलिंग देना चाह रहा हूँ। नून के अंदर इसमें नवाज शरीफ के बारे में आपको बड़ी पर्सनल कमेंट दूँ। नवाज शरीफ इज़ ए वेरी गुड लिसनर। नवाज शरीफ बहुत कम कमेंट करता है अपनी जो पॉलिटिकल लोगों में, उसकी जो पर्सनैलिटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो सुनने वाली है। वो पंजाबी में कहते हैं बड़ा पक्का आदमी, वो अपने अंदर की बात नहीं बताता। अब मैं पार्टी के अंदर जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जो हल्का हल्का फीलर दे रहा है नवाज शरीफ, वो आपके सवाल की तरफ मुझे उसमें स्मेल आ रही है। वो ये आ रही है कि जो 16 महीने में जिस अक्सरियत के साथ अगर आपने इसी एडजस्टमेंट के साथ चलना है, नैरो अक्सरियत लेके चलना है, और इतनी बड़ी अपोजिशन, वो आपको पता है किस पार्टी के पास, हम कुछ नहीं कर पाएंगे स्वाय हमारे पॉलिटिकल लूज करेंगे। और इस वक्त पार्टी दो चीज़ों पे काम कर रही है। इस वक्त आज कमाल की स्टेटमेंट दी है राणा सनाउल्लाह ने। उसने कहा जी कि मियाँ साहब जो अंदर की देखें गेम क्या चल रही है, कि मियाँ साहब जा रहे हैं सिंध में, तो उन्होंने कहा जरदारी साहब से मिलने में क्या इतराज़ है, हमें तो कोई रुकावट नहीं। और उसके साथ उन्होंने छोटा सा एक बेबी बच्चा लगाया, उन्होंने कहा गौहर खान से भी मिलने में कोई इतराज़ नहीं, वो भी हमारी एक पार्टी के हेड है। तो आप जरा बिटवीन द लाइन रीड करें कि कहीं ना कहीं नून के अंदर ये रियलाइजेशन होगी कि इस तरह जंगो जदल करके इस सियासी अमल में हमने हुकूमत बना ली तो किसी काम की रियलाइजेशन तो हो गई होगी, लेकिन नून का रिकॉर्ड है कि वो पीपल्स पार्टी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं और उसके बाद अपने आप को सीधा जहाँ तक लेके जाना होता है चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी का शिकवा ये है कि सब कुछ मिल मिला के हुआ था, वादे वईद हुए थे, उसके बाद नून लीग ने बिल्कुल आंखें दूसरी तरफ कर लीं। तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट नून लीग को सूट करती है। देखिए, जो अभी मेरे प्यारे मलक साहब ने कहा कि वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, अलमिया यही है कि खान सुनता नहीं था, ये समझते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ही सारी गेम ख़राब होती है। और दो चीज़ें, एक जो मैंने अभी आपको किसी वजह से 2 दफ़ा नाम लेने का कहा था, मैंने अब ठीक कर दिया। आपने फिर ले लिया। क्या कहा मैंने कोई, आप कहें कासिम के अब्बा। अच्छा जी, कासिम के बाद ये ब्रेक में ना मुसलसल ये कहते इनको कहलवाना पड़ेगा, तफ्तीका लेके नहीं लिखना उस पे बार बार कासिम के अब्बा, बोलना भी है। ठीक है। आए हाय, उंगलियों को तराश दूं फिर भी आदतन उसका नाम लिखेंगी। तो अगर आप इस तरह ये लिखे ना गले में भी डाल, ये सबकी मजबूरी है, आप समझा करें। नहीं वो ठीक कह रहा है, ये लिख के मैं गले में डाल नहीं दूंगा, भरवाएगा ठीक है ना। लेकिन ये कशकोल डालने से कहीं बेहतर है। नहीं ठीक है, बिल्कुल कशकोल डाल के जगह जगह भीख मांगने से कहीं बेहतर है कि किसी का नाम आप गले में डाल लें। बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं। आपने कहा हल्का बंदियों की कि उनको एतराज़ है कि जब हल्का बंदी फ़र्ज़ करें कि ये पाकिस्तान है और ये मेरा हल्का है और ये हल्का थोड़ा सा इधर हो जाता है, तो इधर क्या अमृतसर शुरू हो जाता है? लगता है ऐसे ही है या इधर कोई बम्बई शुरू हो जाता है या दिल्ली शुरू हो जाता है? या फिर उन्होंने अपने हल्के में ऐसा कौन सा साइंटिफिक काम कर दिया है, लोगों के घरों के सैनिटेशन के मसाइल हल कर दिए हैं, किचन सबके जो हैं वो राशन से भरे हुए, ऐसा क्या कर दिया है कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं कि क्या असल गेम क्या है, ये हल्का बंदियों के मसाइल क्या हैं। ये जो अलीम खान साहब का और आपके स्पीकर क्या नाम है उनका इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन, तो ये साफ पता था कि अलीम खान जीत जाएंगे। और हुआ क्या कि रातों रात ना वो होती है क्या कहलाते हैं वार्ड्स, वो आगे पीछे कर दिए, कोई इधर फेंक दिया, कोई इधर फेंक दिया। मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल और इंतखाबी इंजीनियरिंग के अंदर मास्टर है। उसे पता है कि हमने कैसे चीजों को मैनिपुलेट करके और किस तरह धोखा देके चीजों को कामयाब करना है। आप जो कह रहे हैं राजा रियाज से जो वादा हुआ था वो पूरा हुआ है। आज दोस्त मोहम्मद मजारी भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। जहां जहां जिसने उनको सर्व किया है उसको टिकट के वादे हो बिल्कुल ऐसे। अब ये जो हल्के बंदियों का मामला होता है ना, इसमें आपने अपने हल्के को ऐसे बनाया होता है कि जिसमें आपको पता होता है कि इस घर में 4 वोट हैं, 3 से मेरे ये हो गए, एक को सिलाई मशीन दिलाई थी, एक को नौकरी दिलाई थी, एक को मैंने दिलासा दिलाया था, ठीक है ना। तो जब ये एकदम उधर शिफ्ट करते हैं तो फिर इन्हें होता है कि इनसे तो वादे कोई नहीं किए कैलकुलेशन सारी, ठीक है ना। लिहाजा मुझे तो लतीफा लगता है। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के हर दिल अजीज रहनुमा है,
और जो खाद्य में क्या थे वो आला, खाद्य में आला थे, और जो पंजाब के कुछ 4 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है, और जो कहते हैं तख्ते पंजाब हमारा है, वो डर रहे हल्का बंदियों से, तो फिर इसके बाद तो कुछ नहीं रहता। अगर शहबाज शरीफ साहब हल्का बंदियों से डर रहे हैं और वो लाहौर में रहने वाले अपने मोहल्ले के अलावा किसी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान बेहतर ये है कि आप इंतखाबात ना लड़ें, आप इसी तरह की शुरलियां छोड़ते रहें, ठीक है, दरखास्तें देते रहें। और ये जो आम शहरी दरखास्त देता है ना, ये सबसे खास शहरी होता है, ये याद रखिएगा कि ये आम शहरी ही वो होता है जो बाकी चीजों को तलपड़ करके रख देता है। लेकिन आम शहरी की हद तक बात रहती तो भी थोड़ी सी हम समझते हैं एम्बिगुअस है, अभी इसमें कुछ झोल है। अभी तो खुल के आपके सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सामने आ गए हैं। मौलाना कहते हैं सर्दी बहुत है, फिर कहते हैं माहौल नहीं है। उसके बाद आपने ये इलेक्शन कमीशन के कहने वाले दिन ही, जिस दिन उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उसी दिन होंगे, उसी दिन साद रफीक कह रहे हैं कि नहीं होंगे। पुराना सा एक शेर है कि कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। यहाँ पे अब मैं वो नहीं कह रहा, कोहान तो होगा ना, ऊंट जो है ये हाँ, कैसे हो सकता है ना हो। तो लेकिन मुझे एक्चुअली ये लग रहा है कि नून लीग प्रॉब्लम में है, आईपीपी के साथ भी मिलके चलना है। अभी कल जाके 4 सीट्स का तकरीबन एडजस्टमेंट का कुछ चौधरी शुजात के साथ बातचीत करके आए हैं, वो भी अभी और सीटें मांग रहे हैं। अब जब आप एडजस्टमेंट करने पे लग जाते हैं ना, और आपने जब बार्गेन की होती है, और वो बार्गेन के तो बादशाह हैं मियां नवाज शरीफ, तो बार्गेन के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। ये अगर इतने बड़े लिसनर थे तो ये बार्गेन के रिजल्ट्स पहले नहीं जज कर सकते थे कि होगा क्या? और उनके अपने भाई की हुकूमत रही है, वो एक ऐसा बिल पास कर दिया जिसका सबको पता है कि उससे उनकी नाअहली 5 साल तक नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज ना करे। तो रियल एफर्ट्स तो हो ही नहीं मियां नवाज शरीफ की नाअहली चेंज करने नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं, नाअहली का जो केस है ना, जो वो उसका थोड़ा समझने वाला है। नाअहली जब आप कागज़ जमा कराते हैं ना, कोई बंदा भी कराएगा ना, इलेक्शन कमीशन अगर आपको कागज़ ले लेता है ना, तो नाअहली का वहाँ पे एक फड्डा पड़ता है असूली तौर पे कि एतराज़ होगा। मियाँ का जो इस पार्टी की सपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान के जो जंगीर तरीन साहब हैं उसी तरह नायल हुए हैं जिस तरह नवाज शरीफ हुआ है। तो जब उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम जंगीर तरीन है, ये मेरा नाम है, ये मेरे कागजात हैं, मैं एक पार्टी का सदर होना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पार्टी के भी सदर हो गए, आपकी पार्टी भी रजिस्टर हो गई। इसका मतलब वो इसकी प्ली ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन किसी भी दिन कोई आम या खास शहरी चला जाएगा, वो तो फिर है। अच्छा, दूसरी बात जो अपना राणे ने बताई है, मैं मतलब वही मैं अभी टाइम इसका होने वाला है, वो इसकी एक तकरीर भी होनी है, उससे मैं के लिए मैं थोड़ा मटेरियल देना चाह रहा हूँ। ये जो एक्सपर्टीज इसने बताई है नून लीग की, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तकरीर ही हो सकती है। 2002 में तो इनका बहुत ही बुरा हाल हुआ था, पता नहीं गिन गिन के 15-16 MNA इनकी, पता नहीं वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई थी। ये बकौल इसके वो तो बड़े समझदार हैं, उनको सारा सिस्टम आता है। फिर 2002 से चलते हैं ना, फिर 2018 जो कि आपकी फ्रेश होगा, मैं पिछले इलेक्शन ला रहा हूँ, सांस लेना मुश्किल था, कैंडिडेट नहीं मिलता था, किधर गई वो टेक्नोलॉजी? तो भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी ये है कि इस मुल्क का निजाम है, वो निजाम आपके साथ हो तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी चलती है। 8 नहीं तो अगर निजाम साथ है तो फिर इतने मायूस क्यों है? तो 2018 में फिर क्यों नहीं कर सके, 2002 में क्यों नहीं कर सके? ये सवाल मैं अर्ज करता हूँ। पहले तो मलिक साहब को ये तसल्ली दें कि अभी मेरा वो वक्त नहीं शुरू हुआ। अच्छा। रोने वाला जो है, रोज रोना होता है, जिससे इनके चेहरे के ऊपर एक फिरौनियत पैदा होती है, एक अमीर लोगों की फिरौनियत, क्योंकि मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ तो वो इन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर से रजे पुजे हैं ना। तो राजी खान दी मस्तियां ये है कि गरीब आदमी की बात सुनेंगे तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। ये वाह जनरेशन रो के कमाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात नहीं करता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता, रो के पैसे। अच्छा, उन्हें बोलने तो देना उन्हें। उनको डर ये होता है कि मैं बोलूंगा ना तो वो लाजवाब हो जाते हैं, इसलिए वो मेरी बात पूरी नहीं होने देते। माशाल्लाह पिछले 4-5 दिन से उनके पास एक स्ट्रेटजी है कि जब ये बोले तो मैं मुसलसल बोलता रहूं ताकि बात ना कर सके। अच्छा, बात भी तो करो ना कोई। अब आ जाए ये जो इन्होंने मासूम सिफ्त मुस्लिम लीग पेश की, जो 2002 में यूं हो गई और फला दौर में यूं हो गई। 2002 में तो आपका लीडर जो है वो भाग गया था पाकिस्तान से, ठीक है ना, तो इलेक्शन मुआहदा करके जो बाद में आप कहते रहे यार बात तो करने दिया करो यार। अब मैं इधर मुंह करके बात कर लेता हूं, आपसे नहीं करता भाई, मेरे तो आर्गुमेंट पूरा होने दिया करे ना। मैं आपकी बात पूरी तसल्ली से सुनता हूं, हालांकि इंतहाई फजूल होती है, लेकिन मैं सुनता हूं तसल्ली से। मैं तो पता नहीं किस तरह बर्दाश्त करता हूं, सुनना पड़ेगा। आप बर्दाश्त ना करें, खुदकशी कर बोलिए, ठीक है ना। आज ये कि 2000 में तो इनका लीडर भाग गया पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है।
अब आ जाए 2018 में, ठीक है, क्या 2018 में बहुत तगड़ी मुस्लिम लीग की क्या नाम है अपोजिशन नहीं बनी थी, टिका के सीटें नहीं ली उन्होंने, बिल्कुल नहीं। पंजाब के अंदर वो उन्होंने टिका के सीटें नहीं ली। वो सियालकोट वाले तो कहते हैं हमने फोन करके कहा था कि अच्छा, हाँ, वो नहीं, वो जो आज बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं ना अपने आप को आजादी के चैंपियन, उन्होंने फोन किया था बाजवा साहब को कि मैं हार रहा हूं, मुझे वही मैं बचा कह लें रही हूँ किसी ना, तरह, हाँ। मैं तो नाम ले लेता हूं सीधा, ठीक है ना, मुझे बचा लें, मैं हार रहा हूं, ठीक है। आपने फिर तारीख के अंदर ऐसा वाक्य कभी आपने नहीं सुना होगा जुनैरा साहिबा कि कौमी असेंबली में मेरे ख्याल है आपको 8 सीटें मिली और अगले दिन पंजाब असेंबली की पूरी सीटें आप जीत गए, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। अभी आरटीएस बैठा था। हाँ, तो ये मलक तो एक है मासूम परिंदा, वो परिंदा जो मियाँ साहब के यहाँ आके बैठ जाता है ना और एहतियातन बीट भी नहीं करता, लेकिन बाकी जो दुनिया है भाई वो अंधी नहीं है, दुनिया को सब पता है कि आप कैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते दुनिया हैं। बहुत समझदार है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा और कि मुझे नवाज शरीफ को ये कैसे समझ नहीं आई कि जो कुछ होने जा रहा है, जो मंजरनामा है उसमें नून लीग के लिए अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैं एडजस्टमेंट पे जोर दे रही हूँ। आईपीपी को भी एडजस्ट करना है, बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी आए, उन्हें भी एडजस्ट करना है, चौधरी शुजात को भी एडजस्ट करना है, इलेक्टेबल सारे आईपीपी में बैठे हुए हैं, अपने लोगों को भी खुश रखना है। आखिर वो उनकी गैर मौजूदगी में स्ट्रगल तो चलाते रहे हैं ना मियाँ साहब। दो जुमले किस किस को खुश करें? मैं जो अभी आपने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रही, उन्हें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि मुझे क्यों निकाला है। हाँ, ये भी सही है, उन्हें तो पूछते आज रहते तक ये हैं। समझ नहीं आई। अब आ जाए इलेक्टेबल्स के उन्हें ऊपर, समझ आ जाती है लेकिन फिर वो कहते हैं मैं बोल नहीं सकता। अब आ जाए इलेक्टेबल्स के ऊपर, ठीक है, तो जो पिछले 20 इलेक्शन हारे हैं वो इलेक्टेबल्स के साथ ही तो मिलके लड़े थे ये, वो इलेक्टेबल्स ही तो थे जो खड़े हुए थे इनकी तरफ से, ठीक है। वो डिफरेंट इलेक्टेबल्स थे, अभी जो इलेक्टेबल्स आ रहे हैं आपको पता है वो किसका वो मेड इन फेस है? चाइना थे। जो अभी इलेक्टेबल्स आ रहे हैं आपको एक पता है। आखिरी जुमला, हाँ जी। मुझे ये लगता है हमारे जो सियासतदान है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अच्छा। मेरे प्यारे मलक के दिल को ठेस पहुंचेगी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सियासतदान है ना, अपने मुफाद के लिए अगर इन्हें पता चले ना कि शैतान के पास भी 4 सीटें, ये उससे भी गठजोड़ कर लेंगे। खैर शैतान को तो सीटों की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही वो हर तरफ जो है अपनी हुकूमत चलाता रहता है। लेकिन बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम को, जर्नलिस्ट को, हम सबको इतना क्यों नाइव समझती हैं कि ये कुछ भी पॉस्चरिंग लेंगी और हम उसको बाय कर लेंगे। वो अदालत में जाते हैं एक जगह पर, मैं बाद में क्योंकि इसको आगे मैंने डिस्कस करना है इसलिए मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता दी कि अदालत पे जाते हैं और अदालत में तय क्या होता है, चले मेरिट पे इस केस को सुन लेते हैं। तो क्या अदालतें हमें ये बता रही हैं कि इससे पहले ये डीमेरिट्स पे था, इससे पहले ये गलत तरीके से केस सुना गया था, और अगर सुना गया था और हम माजी में जाके करेक्शंस करने लगें कि क्या क्या काम अदालतों ने गलत किए थे, तो आगे बढ़ना तो हमें भूल जाएगा। तो वो जो कहानियों में लिखा होता है ना कि मुड़ के देखेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे, हम उस दो राहे पे खड़े हैं, लेकिन अभी भी उससे आगे जाने को तैयार नहीं हैं। आगे भी सारी लीगल हिचेस ही लगाई जा रही हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, जो बज़ाहिर क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी वो लेके चलेंगे, लोगों को उनका हक वो लेके देंगे, मैंडेट वाली गवर्नमेंट वो लेके आएंगे, और उसके बाद वहीं से तरक्की का सफ़र शुरू होगा जहां से रुका था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये पीपल नो इट वेरी वेल। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि एक केस है जिसे मेरिट पे सुनने का फैसला कर लिया गया है। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रही थी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस और नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत की। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की नैब की अपील पर भी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हुई। नतीजा क्या निकला? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पे सुनने का फैसला किया है। अब मुझे, जो मैंने पहले सवाल किया कि ये अब मेरिट पे सुन रहे हैं, तो पहले क्या मेरिट पे नहीं सुना था? एक तो मैं ये जानना चाहूँगी, आई एम अ लेमैन, मुझे लॉ का नहीं पता, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? कि क्या पहले से ही अपना जहन वो बना बैठे हैं कि पहले मेरिट के ऊपर नहीं सुना गया था? और उसके अलावा जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि नैब ने इस्तदा की थी कि ये केस दोबारा समाअत के लिए
एहतसाब अदालत को भेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद ही सुन लेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपनी 5 साल की नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए बतौर रुकन असम्बली मुझे नाअहल किया था और दरख्वास्त गुजार ने यह कहा है कि ये काम जल्दबाजी में गैर कानूनी तरीके से किया गया है। अब ये 2 वज़राए आज़म हैं, दोनों के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जजेस भी निपट रहे हैं और किस तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। एक बंद है और अदालत में है, एक खुले फिर रहे हैं, आ गए हैं वापस इवेंचुअली पाकिस्तान और जाके अपने पुराने केसेस को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मेरिट पे अब सुना जाएगा, तो क्या हम समझ लें कि ये कह दिया गया है कि अब फैसले मेरिट पे हो रहे हैं? जब आप एक जज साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन भी आप सुने, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि नैब के इल्ज़ाम क्या है, केस क्या है, तो इसका, और उसके साथ जो लफ्ज़ आपने यूज़ किए, इससे तो एक ले मैन की मैं बात करूँ, लीगली तो वो जो फैसला करेंगे वही होगा, हम कौन है उस पर बात करने वाले। मगर लग ये रहा है कि जो ख्याल था कि वो एहतसाब साहब अदालत वापस जाएंगे, वहाँ से बरी होंगी, हो सकता है वो यहाँ से भी बरी हो जाए। हाँ, मतलब शॉर्टकट लीवे दे दिया गया। मगर टेक्निकली ये लास्ट रुकावट है इलेक्शन से पहले। अगर वो बरी नहीं होती तो इसका मतलब है नवाज इज आउट। ये पॉइंट है। अब आते हैं खान साहब की तरफ। अच्छा, अगर ये लास्ट रुकावट है तो इसका मतलब है कि इसके इंतजार में फिलहाल हल्का बंदियां भी चैलेंज हो रही हैं, माहौल भी ठीक नहीं लग रहा कि इसका फैसला हो जाए तो फिर जाएंगे कैंपेन की तरफ। पॉलिटिकली हो सकता है, लीगल बैटल इज लीगल बैटल। अगर वो आप उसमें अगर आपको सजा है तो फिर आप इलेक्शन तो नहीं ना लड़ सके, चाहे वो जब तक वो आपके सर पे सजा है तो आप नहीं बच सकते। आगे फिर नाअहली की बात है जो मैंने थोड़ी सी आपसे बात की। अब आते हैं खान साहब के बारे में, जो दूसरा आपने कहा, जो दूसरा वज़ीर आज़म है। तो मैं तो समझता हूँ कि वो तो जो है सो है, वो तो अपनी जगह। मुझे समझ नहीं आती कि एक शौक है हमारे बानी चेयरमैन को कि अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ बस लग जाएं। उनको एक मौका मिला, उन्होंने राह जाते आ बैल मुझे मार, और जनरल बाजवा को बीच में ले आए कि जी मैंने उसको बुलाना है। मतलब अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए मैं लीगल सेंस में बात कर रहा हूँ। अब लीगल सेंस ये है कि जिस बंदे का आपने नाम लिया है वो एक वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, और जो आपकी जो मीटिंग आपकी हुई है जब आप वजीर आज़म पाकिस्तान थे, वो आपके साथ था। और जब वो आपके साथ था, आप साइफर केस की बात कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं उसमें कि मैं बुलाऊंगा, हाँ। तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? मैं उस टर्म में बात कर रहा हूँ कि जब आप आर्मी चीफ के साथ ये सारी, जब आपने नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस की, तो आपके साथ आपके सारे सिक्योरिटी हेड्स होते हैं और नाम लेने की जरूरत नहीं सारी जजेस के। और उन्होंने ये प्रेस रिलीज दी, उन्होंने पाकिस्तान की कौम को बताया कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और आप अगर किसी सफारतकार से भी पूछ लें, ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का मामला है कि जो भी पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल चीज़ें आती हैं वो वाया एजेंसीज आती हैं। ये एक फैक्ट मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये नहीं कि सोए होते, उनको सब पता होता है ये लेटर क्या है, और कोई चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ होगी दे विल टेक एक्शन। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमने तसल्ली की है, इसमें साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। वो जो लफ्ज़ आपसे पूछ रहे थे आपने राना जिगर साहब कि वो क्या होता है, वो होता है जब कोई आपको सफारतकार मुदाखलत करे तो आपका एक राइट है, आप एहतजाज करते हैं, आप उनको कहते हैं डिमार्श कहते हैं। वो यहाँ तक बात हुई। अब बाजवा साहब के पास क्या रास्ता है? बाजवा साहब की एक तरह की लॉटरी भी निकल आई। लॉटरी किस तरह निकली है? खान साहब की मेहरबानी से कि वो 2 साल ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना वो कोई पॉलिटिकल एक्टिव हो सकते हैं, उनको एक रास्ता मिल गया नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इदारा इजाजत देगा तो ये कि अभी ये एक खबर ही है जो कि अंसार अब्बासी साहब के रेफरेंस से आई है। देयर इज़ नो अदर वे टू वेरीफाई इट, तो हम हाइपोथेटिकली ही बात कर सकते हैं इस पे। तो खान साहब के इस केस में जितने गवाहान हैं वो उनके खिलाफ हैं। बाजवा साहब भी आ जाते हैं अगर, तो फिर बात कहाँ जाएगी? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ठीक है ना। तो ये चूँकि इतना हसास मामला है कि मुझे तो एक एक लफ्ज़ सोच के बोलना पड़ रहा है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब हो गई महफिल, कभी ऐसी तो न थी। तो मैं तो सिंपल 2 जुमले कहूँगा कि बाजवा साहब अव्वल तो मुझे नहीं लगता जाएंगे। ओके, ठीक है ना। ये बयान वो जो अपने दोस्तों के ज़रिए कुछ चीज़ें करवाते रहते हैं, उन्होंने बड़ी हलचल भी मचाई। कभी जावेद चौधरी साहब को अचानक बहुत सारी बातें पता चल जाती थी, कभी किसी को चल जाती थी, कभी किसी को, कुछ एंकर्स को खुद बुला के मिल के चीज़ें देते रहे। तो ये है अदालत का मामला और ये है हिस्ट्री का मामला। इसमें आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ जो है ना सारी ज़िंदगी आपके साथ चिपका रहेगा। तो आपने डिमाश की, खुद ही कह दिया कि 2 दफ़ा डिमाश किया। अगर कोई चीज़ थी नहीं तो डिमाश क्यों किया था? और फिर वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ साहब थे
तो उनकी मौजूदगी में भी हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उसे स्टैंप किया था, ठीक है ना। तो डिमार्च जब आप कर रहे हैं तो एक चीज को मान रहे हैं, समथिंग हैपेंड। अच्छा, अब बात यह है कि जो मलिक साहब कह रहे हैं कि आबेल मुझे मार, तो कुछ लोग जो होते हैं उन्हें वो ठीक है, वो सब खतरों को एक वक्त में आवाज़ दे देते हैं, ठीक है। और फिर कभी कभी हिस्ट्री भी फैसला करती है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हिस्ट्री को तो मतलब देखें, हमारी अदालतें भी करेक्ट कर रही हैं ना। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पे सुनेंगे। मैं अर्ज करूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले काजी फायज ईसा साहब का एक क्लिप देखा जिसमें वो कहते कि मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उस जज का बयान सुना जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी थी कि मुझ पे तो प्रेशर था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। मैं गलती हो गई, नहीं तो मैं आपसे कहता कि वो क्लिप चलाएं। तो मेरा तो सर फखर से बुलंद हो गया कि मेरा चीफ जस्टिस जो है वो ऐसी हिस्ट्री नहीं बनाएगा कि कभी कोई आने वाला चीफ जस्टिस उनकी बात सुन के कहे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और हमारी जुडिशरी ने एक वक्त में सिर्फ एक बंदे को छोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। और चीफ जस्टिस ये पूछता रहा कि इन पे इल्जाम क्या है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल में हमारा जाने क्या है, जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने, ठीक है ना। यानी कि हम सारी रात रोंदे रहे, सुबह पूछे कि एसिड्स बियॉन्ड मीन का केस है, 22 गवाह हैं इस केस में और वो पूछ रहे और कई साल का चल रहा है। जजेस पढ़ने के बाद आते हैं, केस स्टडी करने के बाद आके बैठते हैं, लेकिन जब वो आके इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो फिर मैंने कहा आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता लॉ क्या कहता है, कि आप पढ़ के नहीं आए थे केस। अच्छा, दूसरी चीज वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि सारी रात वो यूसुफ जुलेखा का किस्सा सुनते रहे, सवेरे उसने कहा जुलेखा मर्द थी कि औरत थी, ठीक है ना। तो अगर आप किस्सा सुनने के बाद आपको यही नहीं पता चल रहा, अच्छा, और उसी वक्त सुनना भी शुरू कर दिया। हाँ जी, और बड़े बड़े बसद एहतराम, मैं आप लेमैन है, मैं भी लेमैन हूँ, लेकिन मेरे टैक्सों से, मेरे खून पसीने की कमाई से जजेस के शाहाना जिंदगी चलती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का भी हक है, मैं अपना हक नहीं खोऊंगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आज जुडिशरी जो कुछ कर रही है, कल को वो किसी चीफ जस्टिस के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी और उसने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि उस दौर में ऐसे फैसले हुए, तो आप ये जजेस खुद फैसला कर लें कि वो अपना नाम किस हिस्ट्री में लिखवा रहे हैं। और जस्टिस गुल हसन साहब ने आज फरमाया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो अरशद मलिक जज की हम वीडियो चला देते हैं, उससे वो पीछे हट गए, ठीक है ना। हाँ। जो ये सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिनको यूज किया, जिनकी बेस पे ये सारा केस बिल्ड किया, जिसके बाद वो दुनिया से भी चले गए वो जज साहब, जिनकी ऑडियोज और वीडियोस थी, और उन्होंने कहा कि मुझे मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में कहां कहां बुलाया गया डील्स करने के लिए, वो उससे आज पीछे हट गए। अच्छा, क्यों हट गए? जस्टिस गुल हसन साहब ने तो कहा कि चला देते, बड़ी स्क्रीन पे चला देते, दे नो कि वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। किसी को ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मर्जी के बगैर जब आप उसकी वीडियो या ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज नॉट एन एडमिसिबल एविडेंस। तो आज वो उससे पीछे हट गए। और मैं ये समझता हूँ कि आज जस्टिस गुल हसन साहब ने जो बात कही है, मैं एक कौम के आम आदमी की हैसियत से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि वो वीडियो चलवाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें और उन हालात का जायजा लें कि जिनके तहत एक जज को इस सतह पे ब्लैकमेल करके उससे ये इस तरह के बयानात दिलवाए गए। और इससे अगर आप ये वाली चीज को क्लियर कर देंगे तो पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो की जो फैक्ट्रियां है ना, उनकी भी समझ आ जाएगी। आज वो जज साहब दुनिया से तो चले गए लेकिन सुर्खरू हो गए हैं। हाँ, आज जस्टिस गुल हसन साहब ने उनको के ऊपर जो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं तो एक मुसलमान के तौर पे उनके लिए दुआ गो हूं, पता नहीं किन हालात में और कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूं कि आप एक सब जुमला कहूंगा कि जो धोखा होता है ना जुनैरा साहिबा, वो एक ऐसा परिंदा है कि पूरी दुनिया घूम के ना फिर आपके बनेरे पे बैठ जाता है आके, ठीक है। तो आप इस तरह की फौजरी ड्रामेबाजियां करके वक्ती तौर पे तो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अब आ जाए दूध दूध पानी था पानी कर लो, अभी चलवाते उसको। अच्छा, गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, सिर्फ अवाम पे भरोसा करता हूं, बिलावल साहब कह रहे हैं,
ठीक है। और बिलावल साहब आज काफ़ी गरजे हैं, वो कह रहे हैं हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती। ये उन्होंने एक्स चेयरमैन पीटीआई के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता जिस तरह एक सियासी जमात देख रही है, ये उन्होंने नून लीग के ऊपर अटैक किया है। और साथ उन्होंने कहा है कि अवाम पे भरोसा करता हूँ, किसी और की तरफ नहीं देखूंगा, किसी से मदद नहीं मांगूंगा जिस तरह कुछ लोग मांग रहे हैं, लेकिन अवाम से मदद मांगता रहूंगा। साथ उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे करप्शन का कोई केस नहीं है, मैं अपने नाना की लेगेसी लेके चल रहा हूँ। तो ये सिर्फ बिलावल ही हैं जो तैयार लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, इलेक्शंस के लिए, जो कैंपेन चला रहे हैं। आज वो काफ़ी बड़ा जलसा भी कर लिया उन्होंने। तो क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी तैयार है? मेरा ख्याल इसमें भी बहुत क्लियरली एक लाइन है कि वो लाइन दूसरी जिसके गेट नंबर 4 की ये बात करते हैं, वालिद साहब ने तो मोहब्बत में गिरफ्तार है गेट नंबर 4, वो तो छुपी बात ही नहीं है। बस जब बाप आपका आके पाकिस्तान के टीवी पे कह रहा है कि बच्चा समझदार है मगर उसके तजर्बा कम है, मतलब ये है कि वो अभी भी बेवकूफ़ है। वो समझता है कि वोटों से हुकूमत मिलती है, वो अभी भी समझता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अपने नाना की रेफरेंस से मैं बात करूँ, वो अभी भी समझता है कि नाना का, ओ भाई तुम्हारे जो नाना जी की लेगेसी थी, वी सल्यूट हिम, वी लव हिम, कि उसने जमहूरियत लाई। मगर सवाल ये है कि नाना जी तो 79 में दुनिया से चले गए। 1988 में जब आपको हुकूमत मिली तो रोटी कपड़ा मकान कितने आपने लोगों को दिया। फिर आपने 2008 में आपको हुकूमत मिली, 5 साल आपने आज भी कह रहे हैं माशी हालात बदतर होते जा रहे हैं, हमने लोगों को इस मसले, ये बिलावल ये कर रहा है इंटेलिजेंटली कि जैसे पाकिस्तान 77 के बाद खत्म हो गया, नाना जी गए तो हर चीज नून लीग 2017 से आगे की बात नहीं करती और बिलावल भुट्टो और इसमें 1977 से आगे की बात मैं आपको करूंगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया, मैं मुशाहिद हुसैन को कोट करना चाह रहा हूं ताकि ये ना लगे कि मैं पर्सनल कर रहा हूं। मुशाहिद हुसैन इज ऑन रिकॉर्ड के 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर को अमेरिकन सपोर्ट मिली, वहां से लोग आए और उन्होंने सदर इसाक और अपने जनरल असलम बे के साथ बैठे और उन्होंने कहा शराइत दी, उन्होंने कहा शराइत पूरे करोगे तो हुकूमत मिलेगी। ये गेट 4 के खिलाफ जो लड़ रहा है, और 2008 की खबर मेरा 2000 दफा हम इस शो में बता चुके हैं कि 2006 में अबू धाबी में शहीद जमहूरियत बेनज़ीर की मुशर्रफ से मुलाकात हो चुकी है, जिसमें ये फैसला हो चुका है कि 2008 में क्या होगा। तो अगर आप गेट 4 की बात कर रहे हो, यार खुदा, ये सारे इसकी सारे गेट 4 से सारे वो एक ही सारे, और गेट 4 से होके भी आते हैं और उसके बाद गेट 4 पे हमले भी करते हैं। तो ये सिलसिला क्या बस इसी तरह चलना है? जिन्होंने गेट 4 पे हमला किया वो तो भुगत भी रहे। हाँ, भुगत रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये लफ्जी हमले करते हैं? नहीं, इनके हमले, ये सिर्फ लफ्जी हमले करते हैं। ये हमले भी नहीं करते, ये सिर्फ लाडियां करते हैं, छेड़ते हैं, लाडियां करते हैं, लाडियां करते हैं ना, और चीची ऐसे मजाक में करते हैं और उसका मकसद कुछ नहीं होता। अदरवाइज बिलावल साहब जब गेट नंबर 4 की कह रहे थे तो मुझे उनके वो बयान मैंने अभी सुने थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे तो जनरल बाजवा ने कहा कि आप इंतखाबात करवा लें, और हमने यूं कहा, सब कुछ खुद बताते हैं, ठीक है ना। और फिर ये कि फिर वो उन्होंने लफ्जों में बताया कि हमें बता दिया गया था कि ये क्या करने जा रहा है कासिम का अब्बा, तो हमें पहले ही बता दिया गया था, फिर हमने यूं किया। और फिर मज़े की बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में गाड़ी की डिग्गी में बैठ के तशरीफ़ ले जाते थे गेट नंबर 4, तो जरदारी साहब भी उसमें शामिल होते थे। और क्या नाम है वो जाके जरदारी साहब खुद कहते हैं कि हमारी वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म। मैंने यहाँ तक आज एक क्लिप देखा, मैं उसे ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, कि एक सीनियर सियासतदान ने तो बाकायदा जाके एक बहुत सीनियर हाई ऑफिशियल के घुटने पकड़ लिए कि हमारी जान छुड़ाओ इससे, ये हमें ले दे जाएगा, ठीक है ना। और पूरा अभी कुछ बहुत दिन नहीं गुजरे, उनका इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने उस सारे प्लान का जिक्र किया है और कहा है कि हमने तो बचाया है इस मुल्क को, ठीक है ना। तो मुझे तो फिर ये कैसे क्लेम करते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं ना, मुझे ब्रेक भी लेनी है। अच्छा, बस एक जुमला मैं कहूंगा कि वैसे मैं मलिक साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं भी, बिलावल मेरा भांजा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो जब उसका बाप समझाया भी करें, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जब उसका बाप उसे सीरियस नहीं लेता तो मैं पागल है, मैं लेना। चलें फिर कोई तो सीरियस ले बिलावल साहब को, बट बिलावल साहब पहले अपने आप को खुद सीरियस लें। ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, अभी मेमोरी से चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद सिलेक्टेड की रट, उसके बाद खुद उन्होंने विटनेस किया होगा, उनकी आई एम श्योर उनकी मेमोरी में होगा कि दुबई में क्या कुछ हुआ, किन हालात में बीबी वापस आई, कौन लोग थे जो बीच में इस चीज़ को मॉडरेट कर रहे थे कि उनकी वापसी हो जाए सियासत में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौन सी बाहर की कुव्वतें इन्वॉल्व थी, अब तो बुक्स में
में, कॉन्डोलीज़ा राइस ने लिखा है, शुजा नवाज ने लिखा है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि आप सब गेट नंबर 4 से होके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की तकरीरें आउटडेटेड हो गई हैं, कुछ नया करना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों बहुत ख़बरों में हैं। नवाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, सदर बनना चाहते हैं। आज उनकी मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से। और जो मनाजिर थे जो मैंने टीवी पे देखे कि वो उन खातून के साथ, जेन मैरियट के साथ बैठे हुए थे, तो मुझे एक और मंज़र भी याद आया जिसमें वो एक जगह पर कह रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, कि हम तो औरतों की हुकूमत को हराम समझते हैं, औरतों को सियासत में कबूल नहीं कर सकते, औरतों से बात नहीं कर सकते। लेकिन आज क्योंकि वो शायद ब्रिटिश हाई कमिश्नर थी, उनके साथ बैठे हुए थे, आज बहुत सारी चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं नज़र आते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ है कि मौलाना ने इवॉल्व किया है, लर्न किया है और चेंज हो गए हैं, इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थी, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों की तालीम पर जो पाबंदियाँ हैं उसमें मौलाना हमारी हेल्प करें। उन्होंने अफ़गानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी बातचीत की। इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर कि इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप में उनके ऊपर कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स ही कैन प्ले अ रोल बिकॉज तालिबान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा, मौलाना ने ये कहा कि वो ख़वातीन की तालीम के हामी हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है, डिप्लोमेटिक सी है। वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ख़वातीन की तालीम की अहमियत हम मानते हैं और इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इस्लामी, मकामी, पश्तून रवायात और सकाफ़त को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं असल में? वो ये कह रहे हैं कि एक तो पहले आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा करेक्ट करें। हम मौलाना फजलुर रहमान को लेते हैं एक मजहबी लीडर के तौर पे। हम कौन? सारे ही हम सारे नहीं, सियासतदान है। वो एक सियासतदान है, लिहाजा उनके साथ कोई मजहबी रूहानियत जैसा तासुर बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। वो उनके नाम की वजह से आ जाता है। हाँ, वो तो ठीक है, मौलाना की वजह से आ जाता है। नहीं, मैं 10 दफ़ा मलिक साहब को मौलाना ताहिर मलिक कहूँ, कोई भी नहीं यकीन करेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कहता हूँ शहनशाह गाम, मलका जज्बात, ये यकीन कर लेते हैं, इसकी ये खूबसूरती है। वैसे मलका जज्बात, मलका जज्बात और शहनशाह। आज बाय द वे जो नीला रंग आपने पहना है, वैसे रोना धोना ज्यादा नहीं किया, वो जो नीला रंग आज तारीफ बनती है। नीले रंग पे भी कुछ होना चाहिए। वो कहता है मैं नील कराइया नील का, वाह वाह, मेरा तनमन नीलो नील। ओहो, मैं सौदे कीते दिलां दे ते रखे नैन वकील, मैनू हिजर दी सूली चाड़िया मेरी एक ना सुनी दलील। ये समझे क्या मैं क्या आर्गुमेंट नहीं सुना मैनू हिजर दी नहीं, मैं किसी और को कह रहा हूँ जो कहीं और बोल रहा है इस टाइम ना। अच्छा, ठीक है ना, दलील कोई नहीं सुनी। हाँ, कहता है मैनू हिजर दी सूली चाड़िया मेरी एक ना सुनी दलील, अज मुनसिफ हो जा सोनिया मैं कर लिया इश्क वकील। ठीक है ना। तो भाई अच्छा, इसलिए आप ये आज ब्लू ये तो आपके कहने से मुझे याद आ गया। अच्छा, ठीक है, वो कहने से याद आ गया। अच्छा, कि तो फजलुर रहमान आपको, मैम बस 2 जुमले। हाँ। वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो अकायद है ना, एक्चुअली वो मुफादात के गिर्द घूमते हैं। वो इस्लाम से ज़्यादा इस्लामाबाद के चाहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। और इसीलिए मुत्तहदा मजलिस अमल से लेके आज तक उनका आप अगर रोल देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ। लेकिन मैं मरियम साहिबा को एक सलूट पेश करूंगा दिल से कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर लगने वाले जो धब्बे थे ना इस तरह के फजूल बयानात के कि औरत की हुक्मरानी है, मरियम साहिबा ने इनको अपने पीछे खड़ा करके, साथ नहीं पीछे खड़ा करके और खिताब करके ये साबित कर दिया कि दिस इज वेरी सीरियस कि वो बेनज़ीर भुट्टो या मरियम हो या कोई भी हो, अगर खातून औरत में विल है ना तो आपको एहतराम करना पड़ेगा और करवाना जानती पड़ेगा आपको। तो मौलाना की ये जो आज की मुलाकात है, देखिए इसमें आप दोनों ने बड़ा एक बैलेंस बात की है, सच बोला। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पॉलिटिशियन मेरे ख्याल में, मेरी तो आर्गूमेंट ही है कि इस मुल्क में सियासत है ही पावर की, और पावर की पॉलिटिक्स होती है बेसूली, आप ताकत के साथ चलते हैं। मगर एक चीज़ में मुझे इसमें अच्छी लगी है, शायद मेरा कुछ जज्बा इसमें आ गया
जो भी है पता नहीं जो खबर आई है उसमें जो ये बताया उस एम्बेसडर को कि जनाब आपने मुझे तो फरमा दिया है कि तालिबान क्योंकि वो मुसलमान है मुझे तो लेसन दे दिया है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ उनको मारो ना। मैं एक जो मुझे अच्छा पॉजिटिव लगा तो उनसे कहा कि ये पता नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना गुस्सा निकालता हूँ। तो मुझे मेरे ज़हन में फ़ौरन वो सीन आ गया जो मौलाना की खबर में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा भाई गजा में भी 4000 खवातीन शहीद हुई हैं। चलो हम मजहब से निकल जाते हैं, अगर तालिबानों को तुम ह्यूमैनिटी की बात करते हो तो वो जो बेचारी फलस्तीनी 4000 दुनिया से गई है खवातीन वो किसी की बेटियां नहीं है, वो किसी की माएँ नहीं है। अच्छा 20,000 तुमने लोग मार दिए हैं, 6,000 बच्चे मार दिए। मगर असल जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा जो हाई कमिश्नर के साथ जो मेरी आंखों में वीडियो लाया ना वो बहुत तकलीफ दे है। मुझे ब्रिटिश अपना वजीर आजम याद आ गया कि एयरपोर्ट पे खड़े हैं, जैसे वो मारा नहीं होता बड़ा अच्छा अफसर कि देख रहा जहाज में डालो असला, वो अपने हाथों से अपनी आंखों से वो असला जहाज में रख के कह रहा है कि इसको इसराइल पहुंचाओ और उस असले ने 4000 खवातीन को फलस्तीन में मारा है। और ये इंसानी तारीख में हमेशा इंसान लड़ा है। मैं नहीं कह रहा कि हम बड़े सुलझ गए हैं सारे इंसान, मगर मुझे आप पूरी तारीख में बता दो कोई किसी फौज ने एक पूरी सिविल के खिलाफ लड़ाई की हो। फौजें लड़ती हैं, बड़ा जुल्म होता है। तो मैं हैरान हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा मौलाना से थोड़ा सा मुझे उन्स हुआ इस बात पे। चलो जिक्र तो किया ना कि यार गजा में भी ये बात मुझे पॉजिटिव लगी। हाँ ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम जो हिस्ट्री होती है या जो किसी मुल्क में जमहूरियत होती है उसका पता तब चलता है जब वहाँ पे कोई जुल्म हो रहा हो या वो मुल्क किसी जुल्म का हिस्सा बन रहा हो, तो लोगों को आज़ादी वो बाहर निकल के अपनी हुकूमतों को कह सकें कि आप गलत हैं, और उन हुकूमतों को भी पता हो कि इसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शन पे पड़ेगा। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जानती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनके साथ क्या होगा, बिकॉज लोगों का सेंटिमेंट पैलेस्टीनियंस के साथ है। ये इस वक्त अमेरिकन लीडरशिप भी जानती है कि आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा, लोगों का क्या सेंटिमेंट है। इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ने अगर इसराइल को रोका तो जुल्म रुक सकता है। दिस इज़ बिग न्यूज़ फॉर मी कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन हर सतह पर इसराइल को नाकों चने चुभवा रहे हैं। फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। हम समझते हैं कि इसराइल के साथ अमेरिका और दूसरे ममालिक अगर साथ दे रहे हैं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे फतह हक की ही होगी। तो हमारी तो सिर्फ दुआएं ही हो सकती हैं, क्योंकि माइट इज़ राइट का ज़माना है। एक ब्रिटिश सोल्जर आइडेंटिफाई हुआ है जिसकी डेथ हुई है फ़लस्तीनियों के साथ लड़ते हुए, तो वहाँ एक क्वेश्चन रेज हो गया है ब्रिटेन में कि क्या ब्रिटिश सोल्जर्स इस वक्त जाकर इजरायली सॉइल पे अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस लड़ रहे हैं। लेट्स सी ह्यूमैनिटी और कितना गिरती है, किस हद तक हम गज़ा में जो कुछ कर रहे हैं लोगों के साथ उसको बर्दाश्त करती है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।